हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी अपनी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसकी 10th क्लास है, जिसमें हम जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर देख रहे हैं। इसके बाद एटमैक्स 2 क्लासेस होंगी आपकी। अभी ये जो क्लास है इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस से रिलेटेड राजस्थान की जितनी भी न्यूज़ थी जो चर्चा में थी उनके बारे में देखेंगे। तो पॉलिटी से रिलेटेड ये फर्स्ट न्यूज़ है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांश पंत राजस्थान के नए मुख्य सचिव। ये अभी नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले उषा शर्मा मुख्य सचिव थी, उनका स्थान लिया है इन्होंने। इनसे पहले निरंजन कुमार आर्य थे। आपको सीक्वेंस याद रखना जरूरी नहीं है, बट ये पता होना चाहिए अभी कौन है सुधांश पंत और किन का स्थान लिया है, उषा शर्मा का। जो ये चीफ सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, किसकी सिफारिश पर होती है? तो ये होती है सीएम के कहने पर, गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये चीफ एडवाइजर होते हैं सीएम के लिए। क्या इसका कोई फिक्स टेन्योर होता है? कई बार इसका टेन्योर पूछ लेते हैं या टेन्योर से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी जाती है, जैसे कि जो राजस्थान के मुख्य सचिव होते हैं इनका कार्यकाल 5 साल होता है। हमें जनरली ऐसे लगता है क्योंकि नॉर्मली कोई भी सरकार है वो लगभग 5 साल तक रहती है, उस टेन्योर में वो बने रहते हैं, या फिर अगर उनकी एज लिमिट ना हो गई हो। तो यहाँ पर क्या है कि उसका टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, तो आपको याद रखना है नो फिक्स्ड टेन्योर, कि इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए। इंग्लिश में इनको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। ऐसे ही सेंटर में मुख्य महान्यायवादी, जिनको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, इनका हम आर्टिकल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। एक ये जरूर देख लेना कि जो फर्स्ट महाधिवक्ता थे एडवोकेट जनरल वो थे जीसी कासलीवाल। ठीक है, 1956 में इस पद का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार इनको अपॉइंट किया जाता है। एक बार डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ये अटॉर्नी जनरल है, मैं एजी लिख रही हूं, और ये एडवोकेट जनरल, ये हम सेंटर में पढ़ते हैं, और ये स्टेट। अपॉइंटमेंट कौन करता है? यहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और स्टेट में इसे गवर्नर। ठीक है, अब हम आर्टिकल देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 इसमें है कि एक अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होंगे। कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होंगे। एक आर्टिकल है आर्टिकल 88। इसमें क्या है कि कोई भी अटॉर्नी जनरल है वो राज्यसभा या विधानसभा या ज्वाइंट सेशन अगर हो रहा, ज्वाइंट मीटिंग अगर होती है तो उन सभी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वोटिंग राइट नहीं होंगे। यानी कि किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स में ये पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं बट वोट कास्ट नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही आर्टिकल्स स्टेट लेवल पर भी है। अब इनको याद करना मुश्किल होता है। देखो, अटॉर्नी जनरल हम बार बार पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो इसलिए हमें 76 तो याद होगा और 88 आपको याद रख लेना है। इसके साथ ही इनमें हम +89 कर देंगे। देखो, मैं 100% नहीं बोल रही, लेकिन मोस्टली आर्टिकल हैं वो 89 ऐड करने से स्टेट वाले आ जाते हैं।
यहां देखते हैं 76 में 89 ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा 165। ऐसे ही 88 में 89 ऐड करेंगे तो ये आएगा 177। आई थिंक आपको ये दोनों आर्टिकल याद हो गए होंगे कि 76 में एजी अपॉइंट होंगे, 88 में वो प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं पर वोट कास्ट नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही स्टेट में 165 के अंतर्गत एडवोकेट जनरल अपॉइंट होंगे और ये भी जो विधान मंडल है उसके किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और बट इसमें भी वोटिंग राइट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। फिर इसका टेन्योर, इसका भी टेन्योर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होते हैं और ये गवर्नर के प्लेजर पर। ठीक है, यानी कि जितने दिन तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक रहेंगे। ये हाईएस्ट लीगल पर्सन बोल सकते हैं इंडिया का। और जो अटॉर्नी जनरल हैं ये सरकार के जितने भी मुद्दे होंगे जो सरकार की तरफ से कोर्ट में जाते हैं उनकी पैरवी के लिए कौन जाते हैं, अटॉर्नी जनरल। स्टेट में सेम काम कौन करता है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अगली न्यूज देख लेते हैं। अच्छा, एक फैक्ट ये भी था कि जो अटॉर्नी जनरल है या एडवोकेट जनरल है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें लगता है कि जो अटॉर्नी जनरल है या एडवोकेट जनरल है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों लगता है कि उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं या स्टेट में गवर्नर करते हैं। बट आपको याद रखना ये एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है इन्होंने और ये 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह का इन्होंने स्थान लिया है। अब हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, सेम ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है, DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये अभी भारत के चीफ जस्टिस है। ऐसे ही हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव। किनका स्थान लिया है इन्होंने, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह का स्थान लिया है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट के चाहे तो चीफ जस्टिस हैं या फिर कोई भी जज है, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर नहीं करते। ये आपको याद रखना है। बट प्रेसिडेंट है वो सलाह लेते हैं किसकी, सीजेआई की और गवर्नर की। इनकी सलाह जरूर ली जाती है। वैसे जो मेन अथॉरिटी होती है वो रहती है कॉलेजियम सिस्टम जो होता है, कॉलेजियम सिस्टम जजेस की नियुक्ति के लिए बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और हाई कोर्ट में सीजे प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूज है। बजट अभी पेश किया गया था, दिया कुमारी जी ने पास किया। बीस वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ है किसी फुल फ्लेज वित्त मंत्री ने ये बजट पास किया गया। इससे पहले कौन पास करता था, फिर हमें ये भी पता होना चाहिए। इससे पहले जो सीएम होते थे उन सीएम के पास ही ये मंत्रालय रहता था, वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो अभी क्या किया है, अलग से एक फुल फ्लेज मंत्री बना दिया गया है, वित्त मंत्री। किनको, दिया कुमारी को, और इन्होंने ही ये बजट पास किया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कहीं भी बजट वर्ड है ये मेंशन नहीं है।
तो फिर क्या मेंशन है, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 202। तो ये दोनों आर्टिकल याद रखने हैं। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो इकोनॉमी की क्लासेस होंगी आपकी, उन क्लासेस में बजट के लिए सेपरेट 1-2 वीडियोस आएंगे, तो वहां से आपको ये कवर करना है। ठीक है, अगली न्यूज है, प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया स्टोन मार्ट 2024 निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये हो चुका है, अभी कहाँ हुआ, जयपुर में इंटरनेशनल ये समिट थी, कहाँ हुई है, जयपुर में। किसने ऑर्गेनाइज कराया है, CDOS। किसने, CDOS। ये CDOS है क्या, एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर में। कैसी बॉडी है, ऑटोनोमस। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किसी भी बॉडी का हमें नाम दे दिया जाता है, पूछ लेते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुई, ये किससे रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हमें पता होना चाहिए ये कैसी बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। क्या फुल फॉर्म है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। अभी इसमें आपको ये दिया हुआ है कि इसमें जो को ऑर्गेनाइजर है वो फिक्की है, तो आपको फिक्की की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। को ऑर्गेनाइजर कौन है, फिक्की। फिक्की की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार वनडे एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी आरएएस में पहले तो पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपके ये मेंस में इस तरह की चीजें हैं वो लिखने के काम आती हैं। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके जो स्पॉन्सर हैं वो कौन है, रिको। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, 1-2 पेज हैं, वहां से ये जो रिको है इसने कौन कौन से जोन स्थापित किए हैं, कौन से रीजनल क्षेत्र उसको ये डेवलप कर रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है, अभी हम लास्ट ट्रेंड्स देखेंगे ना आरएएस का, तो उसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इसको स्किप करने का हम सोच भी नहीं सकते। तो ये स्किप नहीं करना है आपको, इकोनॉमिक सर्वे जितना हो सके, जितनी बार हो सके आपको रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारी करंट अफेयर की चीजें हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाती है। तो रिको क्या है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 2000 से इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इनोवेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा दे रहा है। बहुत सारे अलग अलग जोन स्थापित किए हुए हैं, कुछ फूड पार्क्स बनाए हुए हैं, कुछ, तो वो चीजें आपको इकोनॉमिक सर्वे से पूरी कवर करनी है। अभी हमने देखा जो स्टोन मार्ट, इंडिया स्टोन मार्ट है 2024, वो जयपुर में ऑर्गेनाइज हुआ। किसने ऑर्गेनाइज करवाया, सीडोस ने ऑर्गेनाइज करवाया, और को ऑर्गेनाइजर फिक्की, और स्पॉन्सर किसने किया, रिको में। अभी इसमें ये इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो आपको स्टेटमेंट दे दें और उस स्टेटमेंट में आपसे ये एक बोल दिया जाए कि जो इंडिया स्टोन मार्ट है इसके ऑर्गेनाइजर रिको थी,
तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। रिको ने क्या किया है, स्पॉन्सर किया है, फिक्की क्या है, को ऑर्गेनाइजर है, और ऑर्गेनाइज किया है सीडोस ने। क्योंकि आपने तीनों चीजें पढ़ ली हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में भी इसके ऑप्शंस चेंज किए जा सकते हैं। जैसे को ऑर्गेनाइजर रिको को बताया जा सकता है या ऑर्गेनाइजर बताया जा सकता है, तो आपको ध्यान से करना है ये। नेक्स्ट साइंस से रिलेटेड एक दो न्यूज है। एक मकड़ी की नई प्रजाति डिस्कवर हुई है जैसलमेर में, ओकोबियस धर। यहाँ पर देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, धर नहीं है ये थार है, ठीक है। टी की जगह डी टाइप हो गया है, तो आप इसको सही कर लेना, ओकोबियस थार। क्योंकि जैसे ही इंग्लिश में गलत लिखते हैं ट्रांसलेशन भी गलत हो जाती है कई बार, ठीक है। तो क्या है ये, ओकोबियस थार है। कहाँ खोजी गई है ये, जैसलमेर में, ठीक है। उसके अलावा एक न्यूज है, काजरी ने आंवले की 6 किस्में विकसित की हैं। तो कौन सी किस्में हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा डीप में, क्योंकि हमें इतना याद भी नहीं रहता। हमें वही याद करना है जितना हम याद रख सकते हैं एग्जाम तक, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम टाइम में मिक्सअप होंगी चीजें, क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे। तो ये जो काजरी है इसका आपको पता होना चाहिए। CAZRI, कहाँ पर है ये, जोधपुर में। काजरी कहाँ है, जोधपुर। पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जिनमें काजरी, आफरी, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती थी, बट पता तो हमें अभी भी होना चाहिए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर, ये जोधपुर में। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ न्यूज है। शरद उत्सव, ये पर्यटन विभाग की ओर से सेलिब्रेट किया गया सिरोही के माउंट आबू में। देखो ये कुछ ऐसे उत्सव होते हैं जिनको टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। हमने लास्ट क्लासेस में ऊंट महोत्सव भी पढ़ा था, कहां पर होता है ऊंट महोत्सव, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। वैसे मैं बता ही रही हूं, यहाँ पर ये हुआ था बीकानेर में, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और शरद उत्सव कहाँ होता है, माउंट आबू सिरोही में। देखो ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके कुछ होटल्स भी होते हैं, आरटीडीसी के होटल्स हमने पहले भी क्लासेस में देखे थे, जैसे जयपुर में गणगौर, तीज, अजमेर में खादिम, उदयपुर कजरी। इसको नया पेज ले लेते हैं ना एक, जयपुर, तीज, गणगौर, ऐसे ही अजमेर में खादिम, उदयपुर में कजरी, भरतपुर में सरस, कोटा में चंबल, जोधपुर में घूमर, बीकानेर में ढोला मारू,
और माउंट आबू में शिखर। देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, और भी काफी सारी सिटीज में इस तरह के होटल्स हैं जो आरटीडीसी संचालित करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक किसी वनडे एग्जाम में पूछा हुआ था, तो हो सकता है हमारे आरएएस में भी ये पूछ लिया जाए। तो आपको एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट जगह हैं या फिर ये कहें कि डिविजनल लेवल पे जो जो होटल्स है वो पता होने चाहिए। दूसरा इसका एक फायदा ये भी है, जब आपका एग्जाम सेंटर आएगा वो बहुत दूर दूर आएगा, स्पेशली मेल को जो सेंटर्स मिलते हैं वो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलते, तो वहां पर भी आपको इजी रहेगा अगर आपको इन होटल्स के बारे में पता है। इनमें अच्छी सुविधा होती है, खाने की व्यवस्था भी अच्छी होती है और सस्ता भी होता है। ठीक है, इसी में एक न्यूज है, जयगढ़ महोत्सव जो जयपुर में मनाया जाता है, और जयगढ़ का किला है वो भी जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। अब जो लोग जयपुर से ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर जो जयपुर घूमे होंगे, उनको लग रहा होगा ये भी कोई बताने की बात है क्या, जयगढ़ का किला ये तो जयपुर में ही है। बट ऐसा होता है, सब लोगों को नहीं पता होता, जो जयपुर नहीं आए उनको नहीं पता होगा कि जयगढ़ कहाँ है। मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है, और उस वक्त मैं सिर्फ एग्जाम देने ही जयपुर आई थी, तो मुझे नहीं पता था और ये क्वेश्चन गलत भी हो गया था। हालांकि प्री क्वालिफाई हो गया था वो अलग बात है, बट ये मुझे नहीं पता था। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें कई बार हमें नहीं पता होती हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ते जाना है, रिवीजन करते रहना है। अगली न्यूज है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उर्स। ये अभी 812वां उर्स था, जनवरी में भरा था। ये दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जो जन्म है वो सिस्तान में हुआ। ठीक है, उसके बाद ये 1190 के आसपास भारत में आए। देखो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। हिस्ट्री मुझे बहुत आती नहीं है, लेकिन फिर भी बतानी पड़ती है कभी कभी। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें मोहम्मद गोरी और ये पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन 1192 में दोबारा एक युद्ध होता है जिसको हम तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। द्वितीय युद्ध, ये प्रथम था, और ये जो युद्ध होता है 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी ने, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गोरी ने इनको हरा दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं हरा पाए थे, वो अलग डिस्प्यूट है, नहीं है, वो फैक्ट आप हिस्ट्री से क्लियर करना। तो 1192 में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के पश्चात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो अजमेर में अपनी प्रीचिंग स्टार्ट की, अपने उपदेश स्टार्ट किए, और इन्होंने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला, ऐसे बहुत सारे, सुहरावर्दी सिलसिला भी है, वो आप एक एक करके देख लेंगे हिस्ट्री में। तो ये जो चिश्ती सिलसिला है, ये किसने स्टार्ट किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, गरीब नवाज। इनके ये जो उर्स मनाया जाता है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इनकी जब डेथ हो गई थी, यानी कि इनकी डेथ एनिवर्सरी को उर्स के रूप में मनाया जाता है। हो सकता है हमें इस तरह का एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि जो उर्स है वो इनके जन्म दिन के दिन भरता है, तो आपको याद रखना है बर्थ एनिवर्सरी नहीं है, ये डेथ एनिवर्सरी पर भरता है।
कौन सा था अभी? 1812वां उर्स था। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमें ये फैक्ट्स भी पता होने चाहिए कि इनके दरबार में या फिर इनकी जो दरगाह है वहां पर कौन कौन लोग विजिट कर चुके हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, ये गए थे इनके दरबार में। शेरशाह सूरी, इन्होंने भी अजमेर दरगाह की विजिट की है। बहुत सारे लोग गए हैं, मैं इंपॉर्टेंट करवा रही हूं। मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिको और औरंगजेब। एक इनके बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य भी रहे हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक इनके शिष्य थे बख्तियार काकी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि इनके दरबार में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये इन्होंने इनके दरगाह पर विजिट की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, इनका कुछ लोगों को पता नहीं रहता, बाकी अकबर का तो पूछा भी गया। आई थिंक आरएएस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट ये जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें तो ये रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। और ये उर्स कहाँ लगता है ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये सीक्वेंस सही चल रहा है ना, कोई स्लाइड छूट तो नहीं गया बीच में? मैं चेक कर लेती हूँ। नेक्स्ट है सरस राष्ट्रीय शिल्प मेला। ये राजीविका जयपुर के जेकेके में आयोजित हुआ है। जेकेके यानी जवाहर कला केंद्र, यहाँ पर आयोजित हुआ। इसमें 21 अलग अलग स्टेट्स की महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने अपने जो भी हैंडीक्राफ्ट्स है उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया। अब यहाँ पर एक हमें ये याद रखना है कि इसके जो राजीविका है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम। और इनकी ब्रांड एम्बेसडर अभी फिलहाल रूमा देवी है जो कि बाड़मेर से है। तो ये जो जेकेके है इसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जयपुर। कब बनाई है? 1986 में इसकी शुरुआत हुई और 1992 में ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके जो मेन शिल्पी हैं या आर्किटेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो हैं चार्ल्स कोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। कई बार इस तरह की स्टेटमेंट दे दी जाती है, फिर हमें लगता है कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, जेकेके है, बहुत कम दिया हुआ है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इसके मेन आर्किटेक्ट कौन है? चार्ल्स कोरिया। कब बनाई है? 1992 में। है कहाँ पर? जयपुर में। किसके लिए है? हैंडीक्राफ्ट या जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया। अगले कुछ अवार्ड्स हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? ये दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अभी एक नई बिल्डिंग बनी है जिसको हमने नाम दिया है भारत मंडपम। उसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं। उन इवेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए भी है कि नए भवन में हुए हैं ये, तो उस भवन में नए जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको पढ़ना चाहिए। दूसरा, एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में हम पढ़ें। एक एक करके देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का 2018 में।
2018 में यूपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो वहां का फेमस प्रोडक्ट है उसको हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे जीआई टैग है, वो भी क्या है, पर्टिकुलर किसी एरिया की जो कोई फेमस चीज है या हैंडीक्राफ्ट से, या फिर ये कहें कि मेनली रूरल डेवलपमेंट, कि एक एक डिस्ट्रिक्ट से हम एक इंपॉर्टेंट चीजें उठा लेंगे फिर उनको डेवलप करेंगे। कहाँ से इनिशिएटिव शुरू हुआ, यूपी गवर्नमेंट, उसके बाद ऑल इंडिया स्टार्ट किया गया। ये जो उत्सव हुआ 2024 में, इसमें जो अवार्ड्स दिए गए वो 24 अवार्ड दिए गए। याद करना बिल्कुल आसान है, 2024 का जो उत्सव हुआ है उसमें 24 अवार्ड्स दिए गए हैं 3 अलग अलग कैटेगरीज में। अब हमें इसमें ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि किसको गोल्ड मिला है और हमारे साथ किसी और को भी ब्रॉन्ज मिला है क्या। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में 2 कैटेगरी हैं, एक एग्रीकल्चरल, शॉर्ट में लिख देती हूं, एक एग्रीकल्चरल और एक नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, और कोइंसिडेंटली दोनों ही कैटेगरी में आंध्र प्रदेश के जिले हैं। एग्रीकल्चरल में है अल्लूरी, सीताराम, और ये मिला है अरेका कॉफी के लिए, ये राजू भी आएगा, सॉरी, अल्लूरी, सीताराम, राजू, अरेका कॉफी किसके लिए मिला है, गोल्ड मिला है दोनों को। हम सिल्वर और ब्रॉन्ज याद नहीं करेंगे क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें फायदा नहीं है, हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। एग्रीकल्चर में अल्लूरी, सीताराम, राजू, अरेका कॉफी के लिए मिला है इस डिस्ट्रिक्ट को। कहां पर है ये डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। दूसरा है काकीनाडा, काकीनाडा भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये वही काकीनाडा है जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। काकीनाडा से पांडिचेरी तक कौन सा नेशनल वाटरवे कनेक्ट करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैं देखती हूँ कि आप पीछे के रिवाइज कर रहे हैं चीजें या नहीं कर रहे हैं। काकीनाडा को किसके लिए बना है, उपाड़ा, जामदानी, साड़ी के लिए। अलग अलग साड़ियाँ होती है ना, जैसे आपने सिल्क की साड़ी पड़ी होंगी, कहीं मूंगा की साड़ियाँ पड़ी होंगी, चंदेरी की साड़ी जैसे एमपी की बहुत फेमस है, ऐसे ही उपाड़ा जामदानी साड़ी के लिए फेमस है ये, और इसके लिए इसको गोल्ड मेडल मिला है। दूसरा स्टेट वाइज देख लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज ही मिला है राजस्थान को, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी कहानी पढ़नी पड़ रही है हमको, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है तो हमें याद रखना होगा कि गोल्ड किसको मिला है और किसी को भी ब्रॉन्ज मिला है क्या। तो देखो मैं आपको एक सीक्वेंस याद करवाऊंगी। अगर आप मैप में देखते हैं तो यहाँ ऊपर सबसे नॉर्थ में इधर पंजाब, थोड़ा और ऊपर बनाना पड़ेगा, पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात और फिर महाराष्ट्र। इनको सीक्वेंस में याद कर लेना है पहले, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसमें से सिर्फ गुजरात को हटा दो क्योंकि गुजरात को क्या मिला है, सिल्वर। गुजरात को सिल्वर मिला है, बाकी ये जो तीनों स्टेट हैं इन तीनों को क्या मिला है, ब्रॉन्ज। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र तीनों को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और सिल्वर किसको मिला है, गुजरात को, और गोल्ड मिला है यूपी को। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आरएस में पूछा जा सकता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव यूपी ने स्टार्ट किया था 2018 में। उसके बाद अभी 2024 में जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गोल्ड अवार्ड मिला है वो आंध्र प्रदेश के 2 जिले हैं। एग्रीकल्चर में अल्लूरी, सीताराम, राजू जो जिला है अरेका कॉफी के लिए। दूसरा डिस्ट्रिक्ट नॉन एग्रीकल्चरल के लिए काकीनाडा, ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। किसके लिए मिला है, उपाड़ा जामदानी साड़ियों के लिए मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट्स की
और ये भी ध्यान रखना है ये ए कैटेगरी वाले स्टेट हैं, बी कैटेगरी में जो गोल्ड मिला है वो मिला है जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट यानी गोल्ड किसको मिला, यूपी को, सिल्वर किसको मिला है, गुजरात को, ब्रॉन्ज पाने वाले 3 राज्य हैं, कौन कौन से, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। हमने इस सीक्वेंस में याद किए हैं, गुजरात को हमने सिल्वर दिलवा दिया और ये बाकी 3 हमें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। ये 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियन हुई, इसमें राजस्थान पुलिस ने 12 पदक जीते हैं। जितेंद्र सिंह ये डीएसपी हैं, बेस्ट राइडर का अवार्ड मिला, और बेस्ट हॉर्स का जो अवार्ड है वो रोही नाम की घोड़ी को मिला है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है प्लेयर्स ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। देखो अभी राजस्थान से दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है, सॉरी दिव्य कृति सिंह को, दिव्य कृति सिंह राठौड़, इनको घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड मिला है। और ये अर्जुन अवार्ड पाने वाली यानी घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनका संबंध है वो है नागौर से, नागौर की रहने वाली हैं और इनकी शिक्षा है वो जयपुर में हुई है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि जब कभी भी अर्जुन अवार्ड मिला है राजस्थान में या किसी को खेल रत्न अवार्ड मिला है तब क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए ना उनमें सभी में दिव्य कृति सिंह का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी भी आपके जो 10+2 सीईटी के जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें भी अभी एक एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन सी कैटेगरी में खेलती हैं, इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेस। उसमें भी हॉर्सेस की जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो ये यहाँ से अगर आपने पढ़ के 10+2 वाला दिया तो एक क्वेश्चन आपका इजीली सही हो रहा था। नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्ड। हमारे यहाँ से 4 कैटेगरी में 5 लोगों को मिला है, यानी 2 लोगों को कंबाइन मिला है। एक एक करके हम सारे देखेंगे, पहले इसी का देख लेते हैं ये कब स्टार्ट हुआ। पद्मश्री अवार्ड 1954 में शुरू हुए। जो रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे पर ये अनाउंस किए जाते हैं। अब तक 2 बार ये सस्पेंड भी हो चुके हैं। एक तो 1977 से 79 और 1993 से 97। देखो ये ईयर आपको याद नहीं रह रहा है कि सस्पेंड कब हुए थे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं भी रहते हैं, बस थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना। 1977 में जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम इनको सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद 1993 में दोबारा सस्पेंड किया, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन बन जाए। बाकी ये 1954 में स्टार्ट हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड में फिर से वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि जब कभी भी अर्जुन अवार्ड, भारत खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म विभूषण या इस तरह के जो मेजर जो अवार्ड्स होते हैं वो जब मिलते हैं तो उन पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हर बार पूछा गया है, जब जब पद्मश्री मिले हैं तब तब क्वेश्चन पूछे गए। आपसे पूछ लिया जाएगा किन किन को मिला है, इनमें से किसको नहीं मिला, या किस चीज के लिए मिला, या पर्टिकुलर वो व्यक्ति किस जिले से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक हमें इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि जो पद्म विभूषण है कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, विभूषण, भूषण और श्री। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लेना है, जिसके जितने ज्यादा लेटर्स हैं
वो उतना बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा। अभी 132 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। नॉर्मली 120 लोगों को दिए जाते, सॉरी 120 कैटेगरी में दिए जाते हैं। ये कई बार संयुक्त कैटेगरी में देने की वजह से इनका नंबर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी 30 महिलाओं को मिला है। ये जो 132 मिले हैं इनमें से 30 महिलाएं हैं, 8 फॉरेनर्स या हम बोले एनआरआईज, फॉरेनर्स और एनआरआईज इनको मिले हैं। 9 को मरणोपरांत मिला है। इस तरह के हो सकता है कई बार ऐसे पूछ लें कि जो महिलाओं को, कितनी महिलाओं को ये अवार्ड मिला है, तो 30 महिलाओं को मिला है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से हैं वो 5 व्यक्ति? बीकानेर के अली मोहम्मद और गाजी मोहम्मद। आपको मोहम्मद याद रख लेना है, मोहम्मद। देखो, इससे एक चीज आसान हो जाएगी, जब आप एम से याद रखोगे ना तो आपको मांड गायकी याद रह जाएगी, मांड गायकी। ये अली मोहम्मद और गजी मोहम्मद जो हैं, इनको मांड गायकी के लिए पद्मश्री मिला है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के। कहाँ के हैं? बीकानेर। ये हो गया हमारा एक। दूसरा है बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड, यानी दूसरा अवार्ड मिला है जानकीलाल को। किसके लिए? बहरूपिया कला के लिए। कहाँ के हैं ये? भीलवाड़ा। इंग्लिश वाले थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे मणिपुर आर्टिस्ट लिखा हुआ है, बहरूपिया आर्टिस्ट आएगा ये। ठीक है, तीसरी है माया टंडन। इनको रोड सेफ्टी के लिए मिला है और ये जयपुर की रहने वाली है। इनसे पहले इनका 1995 में रिटायरमेंट हुआ था। रिटायरमेंट से पहले ये एसएमएस में एनेस्थेसिया की एचओडी थी। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में अब तक जो काम किए हैं वो रोड सेफ्टी के लिए काम किए हैं। तो उसके लिए किसको? माया टंडन, जो जयपुर की रहने वाली है, इनको ये पुरस्कार मिला है। चौथे जो है, चौथा पुरस्कार या व्यक्ति तो पूछे तो 5वें, पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायक है। ये भी जयपुर से है। ये भी कहां से हैं? जयपुर से हैं। और हुआ ऐसा कि दुर्भाग्यवश ये अवार्ड लेने से पहले ही इनकी डेथ हो गई है। तो ये अभी न्यूज में भी थे डेथ की वजह से। जैसे 26 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट होने के बाद यानी कि फरवरी में एक डेट फिक्स होती है कि इस डे को दिए जाएंगे, लेकिन ये फरवरी में अपना अवार्ड पाने से पहले ही इनकी डेथ हो गई। तो ये उस टाइम फिर से न्यूज में बने दोबारा। तो आपको याद रखना है, पंडित लक्ष्मण भट्ट कहाँ के रहने वाले? जयपुर के। और किसके लिए जाने जाते हैं? ध्रुपद गायक। इनके 4-5 बच्चे हैं, 3-4 लड़कियां और एक लड़का, वो भी ध्रुपद के ही सिंगर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। हमने ये अवार्ड्स देख लिए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको भारत रत्न भी करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और अगर आपने देखा है कुछ फैक्ट्स भूल गए हैं तो दोबारा देख के रिवाइज कर लीजिए। अब जब आप रिवाइज करें तब आप 2x पे देख लें, क्योंकि वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। जैसे 40 मिनट है तो मुझे नहीं लगता कि 40 मिनट आपको लगाने चाहिए। आप 2x करके 20 मिनट में उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।